Bombay. Today's our topic is differing strands within the movement. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि कितनी अलग अलग किस्में थी राष्ट्रीय आंदोलन की, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. द नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921. जो नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट है, इसकी शुरुआत होती है जनवरी 1921 में. अलग अलग सोशल ग्रुप्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस आंदोलन में, और सभी के अपने अपने अलग मकसद होते हैं इस आंदोलन में शामिल होने के. सब ने मिलकर एक साथ स्वराज के लिए आवाज़ तो उठाई, लेकिन सब ने अपने अलग अलग तरीके से इसके अपने अलग अलग मीनिंग्स निकाले इस आंदोलन के. ठीक है, आप समझ लीजिए पहले स्वराज क्या है. स्वराज का मतलब होता है खुद का शासन. खुद का शासन यानी कि इंडिया में इंडिया के लोगों का ही शासन, यह है स्वराज. अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि शहर क्षेत्रों के जो लोग थे या गांव क्षेत्रों के लोग थे या आदिवासी या प्लांटेशन वर्कर्स, इन सब ने किस तरीके से इस स्वराज का, गांधी जी का जो आइडिया था स्वराज, इसका अपने अलग अलग तरीके से मीनिंग निकाला. ठीक है, द मूवमेंट इन द टाउन्स, शहर क्षेत्रों में ये मूवमेंट किस तरीके से चला. द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़. जो मिडिल क्लास लोग थे वही ज़्यादातर इन्वॉल्व थे शहर क्षेत्रों में इस मूवमेंट के अंदर. हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स ने जो गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल थे या कॉलेजेस थे उनको छोड़ दिया. हेडमास्टर और टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया. लॉयर्स थे, उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी, यानी कि सरकारी कोर्ट्स में से उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दी. जो काउंसिल इलेक्शंस थे उनको बॉयकॉट किया गया, यानी कि कोई भी इलेक्शन में खड़ा नहीं होगा, काउंसिल इलेक्शन के, परिषद के इलेक्शन में खड़ा नहीं होगा, सिवाय एक स्टेट के, वो है मद्रास. मद्रास में थी जस्टिस पार्टी, जो कि एक नॉन ब्राह्मण पार्टी थी, यानी कि यहाँ पे दलित या अन्य वर्ग इस पार्टी का हिस्सा थे, ब्राह्मण इस पार्टी का हिस्सा नहीं थे. उन्होंने सोचा ये अच्छा मौका है काउंसिल इलेक्शन में पावर गेन करने का, यानी कि इलेक्शन में खड़ा होने का, पावर गेन करने का अच्छा मौका है. आमतौर पे होता क्या था, जो ब्राह्मण लोग होते थे वही इलेक्शन लड़ते थे या वोट करते थे. ठीक है, नॉन ब्राह्मण्स लोगों को मौका नहीं मिलता था काउंसिल परिषद में, मतलब परिषद के अंदर चुनाव लड़ने का या वोट देने का. ठीक है, तो नॉन ब्राह्मण्स को लगता है कि भाई हमारे लिए अच्छा मौका है ये, तो उन्होंने इसका बॉयकॉट नहीं किया काउंसिल इलेक्शंस का. अब जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, इसका जो इफ़ेक्ट पड़ा, जो आर्थिक रूप पर जो इफेक्ट पड़ा, वो बहुत ही नाटकीय था. ठीक है, फॉरेन गुड्स को, जितने भी फॉरेन गुड्स थे सबको बॉयकॉट कर दिया गया, एकदम बहिष्कृत कर दिया गया. यानी कि कोई भी फॉरेन गुड्स, बाहर से निर्मित वस्तु इंडिया में आएगी उसका हम सेवन बिल्कुल भी नहीं करेंगे. यह है बहिष्कार, बॉयकॉट कहलाता है. लिकर शॉप्स जितनी भी थी, शराब की दुकानें, उनको पिकेटेड कर लिया गया था, यानी कि उनके एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया गया था. स्पेशली ये काम महिलाएं ही कर रही थी उस दौरान, कि एंट्रेंस पे महिलाएं खड़ी हो जाती थी तो किसी को भी शराब नहीं खरीदने दी जाती थी. किसी भी जगह का एंट्रेंस ब्लॉक कर देना, ये पिकेटिंग कहलाता है. फॉरेन क्लोथ जो थे उनकी होली जला दी गई थी. जितने भी बाहर से निर्मित होकर कपड़े आते थे इंग्लैंड से, तो उनकी होली जला दी गई थी बड़े बड़े बोनफायर्स के अंदर. इम्पोर्ट जो था फॉरेन गुड्स का, ये तकरीबन 1921 से लेके 22 तक आधा ही रह गया था. 102 करोड़ से 57 करोड़ तक ही जस्ट ये रह गया था इनका इम्पोर्ट, यानी कि बाहर से निर्मित होकर जो वस्तुएं आती थी वो जस्ट आधी ही आना शुरू हो गई थी. इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स. बहुत सारी जगहों पर जो मर्चेंट्स या ट्रेडर्स थे उन्होंने इनकार कर दिया कि हम फॉरेन गुड्स को, उनमें व्यापार नहीं करेंगे, यानी कि बाहर की जो चीज़ें हैं उनको ना खरीदेंगे, ना उनको बेचेंगे, और ना ही उनको फाइनेंस करेंगे, ना ही उस पर पैसा लगाएंगे. ठीक है, जैसे जैसे ये बॉयकॉट मूवमेंट तेज़ होता गया, फैलता गया, लोगों ने बाहर की निर्मित जो वस्तुएं हैं उनको पहनना बंद कर दिया या इस्तेमाल करना बंद कर दिया. इंडिया के जो गुड्स या क्लोथ्स थे उनको पहनना लोगों ने ज़्यादा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या, इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बूम कर गई, ऊपर उठ गई. ठीक है, और जो हथकरघे से बनी हुई, हाथ से करके जो बुनकर जो चीज़ें बनाई जाती थी उनका इस्तेमाल, काफ़ी प्रोडक्शन बढ़ गया. ठीक है, लेकिन ये जो आंदोलन है शहर क्षेत्रों में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया. ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया. क्यों? क्योंकि जो खादी क्लोथ होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, क्योंकि आप हाथ से अगर कोई चीज़ बनाएंगे
तो वो महंगी पड़ेगी। ठीक है, आप एक शर्ट बनाएंगे, एक हाथ से दिन भर में मतलब हाथ से अपने बुनकर जो बेच बनाएंगे तो वो एक दिन लगेगा पूरा, लेकिन वही मिल एक दिन के अंदर हज़ारों की तादाद में उतनी सेम साइज़ की शर्ट या पैंट बनाकर निकाल देगी। ठीक है, तो वो वही चीज़ आपको 10 रुपए की पड़ेगी मिल से और 100 रुपए की पड़ेगी हाथ से बनाकर। तो गरीब आदमी की जद में नहीं था, उसके जद से बाहर था जो हाथ से निर्मित कपड़े हैं उनको खरीद पाना और पहन पाना। तो इसीलिए जो बॉयकॉट मूवमेंट था मिल क्लोथ का, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। सिमिलरली जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस हैं यानी कि स्कूल कॉलेजेस या ऑफिसेज हैं, उनका भी बहिष्कार ज़्यादा लंबे समय तक लोग नहीं कर पाए, क्योंकि ये मूवमेंट तभी सक्सेसफुल हो सकता था अगर ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस खोल दिए जाते, यानी कि स्कूल कॉलेजेस या कोर्ट्स हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं ऑफिसेज वगैरह, वो अगर इंडिया के अंदर भी खोल दी जाती, तब क्या होता, लोग आराम से काम करते रहते। ठीक है, बेरोज़गार नहीं होते, पैसे की तंगी से परेशान नहीं होते। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इन सब चीज़ों को होने में काफ़ी लंबा समय लगता है। तो स्टूडेंट जितने भी थे उनको मजबूरन वापस स्कूल्स या कॉलेजेस को ज्वाइन करना पड़ा, और जो टीचर्स थे या लॉयर्स थे, टीचर्स को स्कूल्स, और जो लॉयर्स हैं उनको अपनी लीगल प्रैक्टिसेस वापस से शुरू करना पड़ गई गवर्नमेंट कोर्ट्स के अंदर। चलिए, ये तो हमने आपको शहर के लोगों के बारे में बता दिया कि उन्होंने इस रेबेलियन को किस तरीके से लिया। अब हम बात करेंगे गांव क्षेत्रों में इस रेबेलियन को, इस आंदोलन को लोगों ने किस तरीके से लिया। ठीक है, जो शहरों से फैलता हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब आ जाता है गांव क्षेत्रों के अंदर, और ये आंदोलन अपनी तह में छुपाए होता है कई सारे संघर्ष होते हैं किसानों के और आदिवासियों के। ठीक है, जो कि शुरू हो गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही, यानी इन किसानों का जो संघर्ष है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही शुरू हो गया था, 1917 के बाद से ही शुरू हो गया था। अवध में जो किसान थे उनकी लीडरशिप कर रहे थे बाबा रामचंद्रा। ठीक है, ये एक सन्यासी थे। इन्हें शुरुआत में क्या हुआ था, फिजी एक आइलैंड है न्यूजीलैंड के पास, वहाँ पर इनसे गिरमिटिया मजदूर, जैसे बंधुआ मजदूर होते हैं, इनकी तरह काम करवाया गया था ले जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और इन्होंने एक मूवमेंट चलाया जो कि मूवमेंट था तलुकदारों के खिलाफ। जो ज़मींदार होते हैं इनको तलुकदार भी बोलते हैं, इनके खिलाफ था, या लैंडलॉर्ड भी कहते हैं इनको, इनके खिलाफ था। इनकी डिमांड क्या थी, जो बहुत ज़्यादा हाई रेंट्स जो किराया लेते हैं किसान इसको, और जो इनसे बहुत सारे उपकार, सेसेस मतलब होता है बहुत सारे जो उपकार लिया करते थे किसानों से, फजूल के जो काम हुआ करते थे वो जो लिया करते थे, उसके खिलाफ ये आंदोलन था। पीजेंट्स को बेगार करना पड़ता था। बेगार से मतलब कि लैंडलॉर्ड जो होते थे उनके खेतों पर ये काम करते थे बिना किसी पैसे के, ये कहलाता है बेगार। और जो टेनेंट्स थे, ऐसे किसान जो किराए पे ज़मीन लेकर काम करते हैं, किसी बड़े ज़मींदार की ज़मीन बटाई पर लेकर, तो ये टेनेंट्स चलाते हैं। इनका कोई टेन्योर फिक्स नहीं था, यानी कि 1 साल के लिए अगर ज़मीन ली है या 2 साल के लिए ली है तो उससे पहले ही इनको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया करते थे। क्यों? क्योंकि अब आगे चल के कभी ऐसा ना हो जो किसान इस पे काम कर रहे हैं वो अपना मालिकाना हक दावा करें। ठीक है, पीजेंट मूवमेंट जो था वो क्या कह रहे, पीजेंट क्या कह रहे थे कि इनका जो रिडक्शन किया जाए लगान का, जो लगान की दर है उसको कम किया जाए, और एबोलिशन करा जाए बेगार का, यानी कि बेगार को ख़त्म किया जाए जो फालतू में इनसे काम लिए करते थे। तो इस सब को चलते चलते सोशल बॉयकॉट भी किया गया। जो जालिम लैंडलॉर्ड्स थे उनका सोशल बॉयकॉट करना भी लोगों ने शुरू कर दिया। जो नाई, धोबी या बांध हैं, इन्होंने कहा, एक पंचायत ऑर्गेनाइज करी और इसमें कहा कि जो ज़मींदार हैं उनको कोई भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा, वेदर वो बार्बर्स हों या वॉशरमैन हो, नाई हो या धोबी हो, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे इन लोगों को। यहाँ ये तक नौबत आ गई थी कि अपनी सर्विसेज तक प्रोवाइड करना नहीं चाह रहे थे लोग। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने पूरे जो अवध इलाका है उसका सर्वे किया। अवध, लखनऊ और फैज़ाबाद वाला जो क्षेत्र है उसके आसपास के एरिया को अवध कहा जाता है। ये एक प्रिंसली स्टेट था, एक रियासत थी उस ज़माने में। ठीक है, जिसे हम ऊद भी कहते हैं। ठीक है, ऊद स्टेट भी कहते हैं। तो इन्होंने सभी गांव में, क्षेत्रों में जाके हर जगह विलेजर्स से बात करी और लोगों की शिकायतें समझने की कोशिश करी। अक्टूबर तक आते आते ऊद किसान सभा सेटअप की गई, जिसकी लीडरशिप कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू स्वयं और बाबा रामचंद्रा और कुछ अन्य लीडर्स भी। ठीक है, ये सब लोग मिलकर इस सभा की, ऊद किसान सभा जो है, इसकी लीडरशिप कर रहे थे। ठीक है, 1 महीने के अंदर 300 से ज़्यादा ब्रांचेस
खोल दी गई थी अलग अलग गांव के अंदर, उसी पूरे रीजन के अंदर, अवध के अंदर। व्हेन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन द फॉलोइंग ईयर, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई इस साल, द एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द अवध प्रेजेंट स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल। जो कोशिश थी कांग्रेस की वो थी कि अवध के किसानों का जो संघर्ष है इसको बहुत बड़े पैमाने पर फैला दिया जाए और एक बड़ा संघर्ष बना दिया जाए। पीजेंट मूवमेंट क्या कर रहे थे? द पीजेंट मूवमेंट हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स, ये द कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद। जो पीजेंट मूवमेंट है ये जिस तरीके से फैला, इससे कांग्रेस की लीडरशिप खुश नहीं थी। ऐसा क्यों? क्योंकि 1921 में जब ये मूवमेंट फैला तो लोगों ने करना क्या शुरू कर दिया कि तलुकदार या ज़मींदार या बड़े व्यापारी जो थे उनके घरों पर अटैक करना शुरू करा, बाज़ारों को लूटना शुरू कर दिया, और जो ग्रेन होर्ड्स थे यानी कि जो जमा करा हुआ अनाज था उन सब पर कब्जा कर लिया किसानों ने, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पर जो लोकल लीडर्स थे वो ये बोल रहे थे, गांधी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा किसी भी किसान किसी भी ज़मींदार को, और सबकी जो ज़मीनें हैं वो वापस से रिडिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी गरीबों को, ठीक है। अब महात्मा गांधी का नाम यहाँ पर लिया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि इन सभी गतिविधियों को रोका जाए, जो सबकी आकांक्षाएं हैं, जो मकसद हैं, इन सबको रोका जाए। गांधी जी का नाम लेकर ये सब कहा जा रहा था। ट्राइबल peasants interpreted the message of the Mahatma Gandhi and the idea of the Swaraj in yet another way। जो आदिवासी किसान थे उन्होंने महात्मा गांधी के जो आइडिया था स्वराज का, इसको अपने तरीके से लिया। गुडम हिल्स एक जगह है आंध्र प्रदेश के अंदर जहाँ पे, उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं, एक मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट शुरू हो गया, ठीक है। मिलिटेंट से मतलब उग्रवादी, गोरिल्ला वॉरफेयर क्या है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि ये एक पीस ऑफ लैंड है, इसमें कोई बाहर की फ़ौज यानी ब्रिटिश फ़ौज एंटर कर रही है तो ये जो दूसरी वाली फ़ौज है सामने से, ये सामने से लड़ने में सक्षम नहीं है। ये कैसे करेंगे? ये करेंगे इन पर छुप कर वार, ठीक है। ये पूरा अगर एरिया है, एक जंगल है, पूरा हिल स्टेशन है, पूरा हिली एरिया है ये, तो इसके अंदर यहाँ छुप कर बैठ गए, कुछ पेड़ पर, कोई पहाड़ियों के पीछे, कुछ पत्थरों के पीछे छुप कर बैठ गए और ये छुप कर वार कर रहे हैं, और ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है, ठीक है। ये कराता है गोरिल्ला वॉरफेयर या गोरिल्ला टैक्टिक्स, वॉर टैक्टिक्स, ठीक है। इस तरीके का एक पूरा युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ यहाँ के आदिवासी किसानों का, जो कि 1920 की शुरुआत में शुरू होता है। और ये एक इस तरीके का स्ट्रगल नहीं था जिसे कांग्रेस अप्रूवल दे दे, क्योंकि कांग्रेस तो हिंसा के फेवर में ही नहीं थी, नॉन वायलेंस चाहती थी। तो हेयर एज इन अनदर फॉरेस्ट रीजन, अब अगर दूसरी जो इस आंदोलन की वजह थी वो ये थी, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसने क्या किया था, फॉरेस्ट एरिया को पूरा बंद कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, और यहाँ पर किसी की भी एंट्री पॉसिबल नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा जो फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पर कोई भी अपने कैटल, अपने पशुओं को नहीं चराएगा, यहाँ से फ्यूल वुड, लकड़ी, तिनके या पत्ते वगैरह ये सब यहाँ से कलेक्ट नहीं करेगा जलाने के लिए, और फ्रूट्स भी यहाँ से, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें यहाँ से लेके नहीं जाएगा। इस सब से लोग काफ़ी गुस्सा हो गए थे हिल के, गुदम हिल के, ठीक है, क्योंकि इससे इनकी जो जीविका थी, जीवन शैली थी, वो पूरी अफेक्टेड हो रही थी, अस्त व्यस्त हो गई थी, और इनको लग रहा था जो इनके राइट्स थे, ट्रेडिशनल राइट्स, पुरखों के ज़माने से मिले हुए अधिकार थे, वो इनसे छीन लिए गए हैं। और इसी के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, फोर्स करना शुरू कर दिया बेगार करने के लिए यहाँ के लोगों को, ये रोड बिल्डिंग के लिए, यानी कि कहा कि रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पर रोड आप हमारे लिए बनाइए, इसके लिए पैसा हम आपको एक भी नहीं देंगे। तो इससे लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया, भड़का लोगों ने रिवॉल्ट कर दिया। पर्सन हु केम टू लेट देम एन इंटरेस्टिंग फिगर, जो शख्स इनकी लीडरशिप कर रहा था इस आंदोलन में, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर था जिसका नाम था एलूरी सीताराम राजू। इनका नाम है एलूरी सीताराम राजू। डैट इन्होंने क्या कहना क्या था कि मेरे पास बहुत सारी अलौकिक शक्तियाँ हैं, स्पेशल पावर्स हैं, मैं भविष्य बता सकता हूँ, मैं लोगों के दुख दर्द, तकलीफ़ और यहाँ तक कि उनके मर्ज भी ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। और इवन उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती गोलियाँ तक, यानी बुलेट्स जो निकलती हैं, बंदूक की गोलियाँ भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो मर नहीं सकते। इनकी बातों से मोहित होकर, राजू की बातों से मोहित होकर लोगों ने ये घोषणा कर दी कि ये भगवान का अवतार हैं, ठीक है। और राजू ने साथ ही साथ लोगों को बताना शुरू किया महात्मा गांधी की महानता के बारे में, और उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी मुतासिर हूँ, प्रेरित हूँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से, और उन्होंने लोगों को समझाया कि वो खादी पहनना शुरू करें
और शराब पीना छोड़ दें। लेकिन इसी के साथ साथ जो राजू थे, हजूरी सीताराम राजू, इन्होंने इस चीज़ पर भी बल दिया, इस चीज़ पर भी जोर दिया कि जो आज़ादी है इंडिया की, वो नॉन वायलेंस से नहीं मिलेगी। नहीं, ये नॉन वायलेंस से नहीं मिलेगी, ये मिलेगी बलपूर्वक, ठीक है, लड़कर। अपनी आज़ादी जो है वो फोर्सफुली ली जा सकती है। गुदर्म रिबेल्स जो थे, इन्होंने अटैक कर दिया, ये सारा भाषण सुन के इनका, पुलिस स्टेशन पर, और कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने की कोशिश की गई और गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो गया फॉर अचीविंग स्वराज। स्वराज को पाने के लिए गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू हो गया। बाद में राजू को जो है कैप्चर कर लिया गया, पकड़ लिया गया और 1924 में इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। लेकिन मरने के बाद ये अपने लोगों के हीरो बन गए, ठीक है, फोक हीरो बन गए। ये आज भी लोग इनकी पूजा करते हैं, मूर्ति बनी हुई है वहाँ पर इनकी, काफ़ी लोग इनको आज भी अपना हीरो मानते हैं। चलिए, मैंने आपको गांव क्षेत्र के बारे में बता दिया, शहर के बारे में बता दिया। अब हम देखेंगे जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं, इनके लिए स्वराज का मतलब क्या था, ये स्वराज को किस तरीके से देख रहे हैं। प्लांटेशन समझ लीजिए, यानी एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड है, फार्म है कोई, जिसपे एक ही तरीके की खेती होती है, जैसे चाय के बागान होते हैं या केले की खेती हो रही है, या फिर बहुत बड़े एरिया पे कहीं अगर एक बड़े पैमाने पर हो रही है तो ये प्लांटेशन कहलाता है। वर्कर्स जो थे प्लांटेशन फील्ड्स के अंदर, इन्होंने महात्मा गांधी का जो आइडिया था स्वराज का, इसको अपने तरीके से लिया। प्लांटेशन वर्कर्स असम के अंदर, इनके लिए आज़ादी का मतलब था जिस एरिया के अंदर इनको प्रतिबंधित किया गया, यानी कि एक फील्ड है, इसके बाहर ये नहीं जा सकते। इनसे कहा कि आप, ये फील्ड है, इसके बाहर हरगिज़ नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो इसके बाहर जाने का मकसद ही इनके लिए क्या था, स्वराज। वर्कर्स हैं, ये चाहते थे कि हम अपने गांव पहुंच जाए, ठीक है, गांव तक पहुंचना ही इनके लिए आज़ादी था। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट था 1859 का, इसके तहत ये था कि जो वर्कर्स हैं वो जो टी गार्डन्स हैं, यानी कि जो चाय के बागान हैं, इनके बाहर बिना परमिशन के नहीं जा सकते। और ऐसी परमिशन अगर कभी दी भी जाती थी कभी कभार, तो बहुत मुश्किल से ही दी जाती थी। उनको बिल्कुल परमिशन नहीं थी अपने घर जाने की या उस प्लांटेशन गार्डन से बाहर जाने की। जैसे ही ये वर्कर्स सुनते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया है, हज़ारों की तादाद में लोगों ने, जो अथॉरिटीज़ थी, ऑफिशियल्स थे, उनके ऑर्डर्स को मानने से इनकार कर दिया और लेफ़्ट कर गए। प्लांटेशंस जो भी खेत थे उनको लेफ़्ट कर जाते हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये लोग सोच रहे थे कि महात्मा गांधी का शासन आ गया है, ठीक है, और अब सबको अपने अपने गांव में अपनी अपनी ज़मीनें वापस मिलेंगी। तो लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। ये लोग कभी भी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच नहीं पाए। क्यों? क्योंकि रास्ते में ही ये लोग फंस गए। एक रेलवे स्ट्राइक हो गई थी और स्टीमर स्ट्राइक, यानी कि रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी थी और स्टीमर यानी बोट्स वगैरह जो चलती हैं पानी में, नदियों में, उन्होंने स्ट्राइक कर रखी थी, जिसके चलते ये फंस गए और पकड़े गए पुलिस के द्वारा, और इन्हें बहुत ही बेदर्दी से पीटा गया पुलिस के द्वारा। असल में था क्या, जो कांग्रेस थी, इसने इस आंदोलन का जो मकसद था वो ठीक से लोगों को क्लियर नहीं किया था, इसीलिए हर कोई अपने अपने तरीके से स्वराज का मतलब निकाल रहा था। सब ये सोच रहे थे कि अब उनके सारे दुख तकलीफ जितनी भी हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। और यहाँ तक कि जो ट्राइबल लोग थे, जो आदिवासी थे, वो गांधी जी के नाम के नारे लगा रहे थे बड़े बड़े, और स्वतंत्र भारत के नाम से ये लोग नारे लगा रहे थे। लेकिन इस सबसे एक अच्छी बात ये हुई थी कि काफ़ी सारे लोग इमोशनली अटैच हो गए थे, और जिसकी वजह से ये आंदोलन जो था ऑल इंडिया लेवल का एक आंदोलन बन गया था। जब महात्मा गांधी जी का नाम लिया जा रहा था और इस अपने अपने मूवमेंट्स को लोग कांग्रेस के मूवमेंट से लिंक कर रहे थे, तो इस सब में हुआ क्या कि ये जो मूवमेंट है ये अपनी लिमिट्स क्रॉस कर गया। लिमिट्स कैसे क्रॉस कर गया? चौरी चौरा एक जगह है जहाँ पर 1922 गोरखपुर के पास एक जगह है, 1922 में घटना घटती है 12 फरवरी 1922 को, कि कुछ लोग जो है पीसफुली डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे सड़क पर। पुलिस आती है, लाठीचार्ज करती है, पुलिस से थोड़ी सी झड़प होती है, पुलिस उसमें गोलीबारी करती है, 3 सिविलियंस उसमें मारे जाते हैं। वो सारी भीड़ उसके बाद थाने को घेर लेती है और 23 पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाकर मार देती है थाने के अंदर। ये खबर जैसे ही महात्मा गांधी तक पहुंचती है, महात्मा गांधी तुरंत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का ऐलान कर देते हैं और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया जाता है। तो ये है एंड मेरे इस लेक्चर का।
इसके आगे की जो दास्तान है वो मैं आपको अगले लेक्चर में सुनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही।